गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के सेट 3 मॉडल सेट 3 को सॉल्व करेंगे जो JCRT के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। 10वीं कक्षा के लिए भी 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं और उसमें 40 क्वेश्चंस हैं और समय 1.5 घंटे का दिया गया है। तो ये तीसरा मॉडल सेट है हमारे सामने। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर सारे के सारे सेट का आंसर डाल दीजिए। तो सभी सेट का आंसर एक साथ कैसे डाला जा सकता है आप समझ रहे हैं। एक एक करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने पांचों सेट का आंसर रखूंगा, पांचों सेट का सॉल्यूशन रखूंगा और उसके साथ साथ बहुत सारे सेट मार्केट में है भी, उस पर भी चर्चा होगी और हम लोगों ने भी बहुत सारे सेट्स बनाए हुए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले क्योंकि समय कम है, 1 दिसंबर से एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है तो समय कम है, तो हम लोग पहले JCRT के द्वारा जारी सारे के सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख ले, कर ले। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो पाया है कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। थोड़ी सी असावधानी हुई तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ी माइन्यूटली आप इसको पढ़ें और तब जवाब लिखें। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सभी के सभी आंसर सही होंगे मेरे द्वारा दिए गए, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि 99% एक्यूरेसी हो इसमें। तो अगर कोई एरर हो या कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए, इसमें 40 सवाल है और सभी सवालों के जवाब देने अनिवार्य हैं। इसमें कोई वैकल्पिक बात नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि इसको छोड़ कर दूसरे का जवाब देना है। और सबके 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, कोई निगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए सबका जवाब जो नहीं भी आता उसका भी जवाब देना है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण के से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए, दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तन के बाद उसको फोकस कहा जाता है, तो इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो r बराबर 54 सेंटीमीटर, तो f बराबर होता है r/2, तो 54 का आधा हो गया, फोकस दूरी 27 सेंटीमीटर, तो आंसर हुआ बी। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वो वक्रता केंद्र पर रखा गया है और इसको देखिए मैंने डायग्राम से दिखा भी दिया है कि अगर वक्रता केंद्र पर आप किसी वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। देखिए, मेरा यहाँ जो डाउट था वो इसलिए था कि चेहरा देखने के लिए तो हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, गाड़ी के हेडलाइट में पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल होता है, सूक्ष्मदर्शी में इस्तेमाल किया जाता है लेंस का। तो मैंने सोचा कि ये आंसर होगा, लेकिन इससे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है गाड़ी के हेडलाइट में। तो अगर पैराबोलिक नहीं है तो इसी को आंसर लिखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण का इस्तेमाल। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो वायु में होगी, क्योंकि इस सब का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, उत्तल लेंस ये साधारण सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी है कि जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, और ये मैंने डायग्राम से दिखाया भी हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है 1/f। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब का आकार बाई वस्तु का आकार, तो 30/10 होगा 3, तो इसका आवर्धन 3 हुआ। ठीक है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वो रेटिना पे होता है और उसको हम लोग कहते हैं, रेटिना को दृष्टि पटल, हिंदी में दृष्टि पटल।
क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो वो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। मैंने कोशिश किया यहाँ डायग्राम से दिखाने का कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। यह लेंस के लंबे होने के कारण अर्थात फोकस दूरी घटने के कारण होती है। तो इसमें हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वह वस्तु आपको नज़दीक दिखाई दे। देखिए ये डाइवर्ज हो गया तो ये वस्तु अब नज़दीक दिखाई देने लगेगी और नज़दीक की वस्तु को तो हम देख ही पाते हैं। कहता है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे हुए किसी भी वस्तु को एक स्वस्थ आंख नहीं देख सकता है। दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। ये बायोलॉजी के बीच में क्वेश्चन आ गया। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? मतलब रैंसिडिटी से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है जिसके कारण ऑक्सीडेशन से वो बच जाता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैंने यहाँ लिखा है अभिक्रिया, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आंसर हुआ बी। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? सबको चेक कर लीजिए। ए जो है वो संतुलित समीकरण है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो लौह चूर्ण जो है मेटल से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस, ये आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो लिटमस। अम्लीय माध्यम में ये नीला लिटमस लाल कर देगा, क्षार में ये नीला हो जाएगा, लिटमस लाल लिटमस नीला हो जाएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसमें जब पानी मिलाते हैं ना तो ये 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का लेके और बहुत ही हार्ड हो जाता है जिसके कारण इसका इस्तेमाल प्लास्टर करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो समझ गए, CaSO4 × 12H2O। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया हो रही है? तो संयोजन हो रही है, शायद दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा, संयोजन हो रहा है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कोई विलयन अंडे से पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो देखिए अंडा का सेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। इसलिए इसका आंसर हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी। ठीक मारना भूल गए, आप मार लीजिए, ये बी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन है कोई लिटमस नीले लिटमस को लाल कर देता, कोई विलयन तो लाल कर देता मतलब एसिड है। एसिड का पीएच जो है वो 7 से कम होता है तो वो 2, सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो कूटपाद से। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन होता है? पेप्सिन। कौन सा प्रोटीन का पाचन होता है? पेप्सिन का। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कोष्ठ होते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो वो पित्त। पित्त हमारे भोजन के को क्षारीय बनाता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वो है यह भोजन का संवहन करना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो पपीता। क्वेश्चन नंबर 35 में ये जो फिगर दिया है इसमें कहता है कि प्रजनन किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये मुकुलन है। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है? तो वो है गर्भाशय। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा के उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत अंततः और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो उसके लिए भूतापीय ऊर्जा इसका आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव ऊर्जा ये नहीं है, ये है भूतापीय ऊर्जा।
निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसको हम नवीकरण कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं? वो है सौर ऊर्जा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन आपको बताया सॉल्व करके। बड़ा आसान होता है, लेकिन आप ऐसे कहिए कि अगर आपने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी का बुक तो निश्चित रूप से इसमें परेशानी होगी। और अगर आपने ये पांचों सेट बना लिया है तो आपका 80% मार्क्स सिक्योर्ड है, आप निश्चिंत रहें। पांचों सेट लेकिन निश्चित रूप से याद होना चाहिए, बना होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस करा है क्वेश्चन को, उस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए इस पर हम लोग आज इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सेट 4 के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ बनाकर दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, इतना समय देने के लिए इस चैनल पे। हाँ, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे, और लाइक देना ना भूलें। और हाँ, सबसे खास बात है कि दोस्तों से शेयर जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए आपको सब्बा खैर, और फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।